भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पर दिए गए बयान के बाद अब भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पर दिए गए बयान पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। यूपी के बरेली के मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी इस वक्त मोहम्मद शमी से बेहद खफा हैं। उन्होंने कहा है कि रमजान में मोहम्मद शमी ने रोजा नहीं रखा। ऑस्ट्रेलियाई मैच के दौरान कोल्ड ड्रिंक और जूस पीते नजर आए थे। जब वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने रोजा नहीं रखा और रोजा न रख करके फिर उन्होंने पानी भी पिया। दुनिया ने देखा उनको पानी पीते हुए, तो एक उनके जरिए से एक गलत पैगाम आवाम में गया और रोजा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। रमजान में रोजा न रखकर उन्होंने गुनाह किया है, जो कि शरीयत में वो मुजरिम है। शमी के रमजान में रोजा न रखने को लेकर अब राजनीतिक बयान भी आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने साफ तौर पर कहा है कि आस्था किसी भी व्यक्ति का निजी मसला है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मैली ने कहा है कुरान में यह दर्शाया गया है रमजान में रोजा रखें या ना रखें। हालांकि शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने साफ तौर पर कहा है कि बरेली के जिस तरह से मौलाना ने ये बयान दिया है वो साफ तौर पर पब्लिसिटी स्टंट को दर्शाता है। मौलाना ने जिस तरीके से बयान दिया है, मेरे ख्याल से ये चीप पब्लिसिटी के लिए मोहम्मद शमी को सहारा लेके उन्होंने ये बयान दिया है। और इस्लाम मजहब ये कहता है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट शाहनवाज खान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। लंबे इंतजार के बाद बीजेपी ने आखिरकार नेता विधायक दल चुन लिया। शुक्रवार को झारखंड बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में केंद्रीय 2 पर्यवेक्षकों, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्यसभा के सदस्य के लक्ष्मण के नेतृत्व में विधायक दल की बैठक ये पीछे अभी भी चल रही है। और विधायक दल की बैठक अभी खत्म हुई है और बैठक के बाद भूपेंद्र यादव और के लक्ष्मण ने घोषणा की कि बाबूलाल मरांडी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, नेता विधायक दल बीजेपी के होंगे। डॉक्टर नीरा यादव, नवीन जायसवाल और प्रकाश राम सरीखे विधायकों ने बाबूलाल मरांडी के नाम का प्रस्ताव दिया, जिसका समर्थन सभी विधायकों ने एक सुर से किया और उसके बाद बाबूलाल मरांडी के नाम की घोषणा हो गई। इसके लिए हमारे सभी विधायकों को और प्रदेश और केंद्र के नेताओं को इसके लिए के प्रति मैं सबों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। लोगों ने फिर से जिम्मेवारी दी है तो मैं निश्चित रूप से अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि पूरी ताकत लगा देंगे, पूरी क्षमता के साथ, सदन के अंदर भी और बाहर भी। इस घोषणा के साथ ही सदन में भी जो नेता प्रतिपक्ष का पद खाली था वो पद अब भर दिया जाएगा। और जिस तरह से भले ही संख्या बल में बीजेपी कमज़ोर हो, लेकिन जिस तरह से नेता के बगैर लगातार सदन में बीजेपी जा रही थी, उससे काफ़ी पार्टी की हास्यास्पद स्थिति बन रही थी। ऐसे हालात में अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में बाबूलाल मरांडी विधानसभा में मौजूद होंगे। और बाबूलाल मरांडी ने ये साफ तौर पर नेता चुने जाने के बाद कहा, लोगों का आभार जताया, प्रधानमंत्री का आभार जताया, गृह मंत्री का आभार जताया, राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार जताया और कहा कि सदन से लेकर सड़क तक एक नेता के रूप में जो बीजेपी का चरित्र रहा है, जिस तरह से बीजेपी ने काम किया है, उसी स्वभाव के साथ आगे काम भी किया जाएगा। अब सदन में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बीजेपी कल से जाएगी और तब पार्टी का क्या तेवर होता है ये देखने वाली बात होगी। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। एक तरफ बिहार में जहां बजट सत्र चल रहा है तो दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो पूरा चुनावी मूड में नज़र आ रहा है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज कई ऐसी घोषणाएं की जो सरकार के ऊपर भारी पड़ सकता है। तेजस्वी यादव ने ये कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो डोमिसाइल नीति में परिवर्तन किया जाएगा। दूसरी, जो बच्चे फॉर्म डालेंगे उनका फ़ी फ्री किया जाएगा और जो बच्चे एग्ज़ाम देने आएंगे उसकी भी खर्च उनको दी जाएगी। कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो तारीख को जो है इस कानून से हम लोग अलग करेंगे और पुरानी व्यवस्था जो चलती थी उसी व्यवस्था को चलाया जाए। और दूसरी बड़ी घोषणा तेजस्वी यादव ने ये कहा कि जो शराबबंदी हुआ है बिहार में
उससे ताड़ी को अलग किया जाएगा। बड़ी बातें तेजस्वी यादव ने की है जो सरकार पे भारी पड़ सकता है। चुनावी मोड में लगातार नज़र आ रहे हैं तेजस्वी यादव, लगातार सरकार को घेरते हुए नज़र आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसके पहले भी तेजस्वी यादव ने एक घोषणा की है, माई बहन योजना की घोषणा, जिसमें 2500 रुपया महिलाओं को देने की बात कही है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि आज जो तेजस्वी यादव ने घोषणा की उस पर सरकार के तरफ से, एनडीए के तरफ से क्या पलटवार आता है, क्या जवाब आता है। लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव बिल्कुल ही चुनावी मोड में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 25 का चुनाव नज़दीक आ रहा है। और इसके अलावा तेजस्वी यादव सदन में भी सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने आज एक बहुत बड़ा आरोप छत्तीसगढ़ सरकार पे लगाया है। भूपेश बघेल का आरोप है कि छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस के नेताओं की जासूसी करवा रही है। भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि कांग्रेस नेताओं के फ़ोन सर्विलांस पे रखे गए हैं ताकि उनकी हर गतिविधि पे, उनकी बातचीत पर सरकार नज़र रख सके। तो हम सबके मोबाइल सर्विलांस में ये सब जगह सबकी जासूसी करा रहे हैं। मैं तो जब पत्रकार वार्ता करता हूँ तो बगल में खड़े हो जाते हैं वो लोग। अब आप ही लोग देखें, जैसे पत्रकार है, पत्रकार वार्ता में केवल पत्रकार खड़े होते हैं, लेकिन इलायबी के लोग बिल्कुल बगल में खड़े होते हैं, मेरे ही बगल में खड़े हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन बजट सत्र में बजट से रिलेटेड मुद्दों से ज़्यादा नेताओं से संबंधित मुद्दे ज़्यादा गूंज रहे हैं। और उसमें से एक मुद्दा आज विधानसभा में गूंजता हुआ नजर आया कि कांग्रेस का आरोप था, खुद भूपेश बघेल ने ये कहा कि बीजेपी सरकार कांग्रेस के नेताओं की जासूसी करवा रही है। हालांकि इस पर बीजेपी का भी बयान आया है। बीजेपी का ये कहना है कि नेताओं की जासूसी का काम कांग्रेस सरकार में होता था, बीजेपी ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। बीजेपी की सरकार को कांग्रेस नेताओं की जासूसी कराने में कोई रुचि नहीं है। तो बीजेपी ने उनकी बात का खंडन किया है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के नेताओं ने जासूसी का आरोप लगाया है। इसके पहले जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज, उन्होंने बकायदा डीजीपी को और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक पत्र भी लिखा था और आरोप भी लगाया था कि उनकी जासूसी की जा रही है, उनके बंगले की रैकी की जा रही है। तो ये एक मुद्दा, जो जासूसी का मुद्दा है, छत्तीसगढ़ की राजनीति को गर्म कर रहा है, यहाँ की फिजा को गर्म कर रहा है। और इस वक्त एक बहुत ही बड़ा आरोप भूपेश बघेल लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर। बाबर खालसा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन ISI मॉड्यूल का सक्रिय आतंकवादी लजर मसीह को यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस ने कौशाम्बी से गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बलों ने लजर मसीह के पास से 2 हथगोले, 2 डेटोनेटर, 13 जिंदा कारतूस, 1 पिस्टल भी बरामद किया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये इतनी बड़ी संख्या में बरामद हुए हथियार और गोले कोई बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के लिए लजर मसीह कौशाम्बी पहुंचा था। हालांकि डीजीपी की ओर से कहा गया कि लजर मसीह कई आतंकवादी घटनाओं में शामिल रहा है। पंजाब की चौकियों में कई बार उसने हथगोले फेंके हैं और पंजाब पुलिस में वो मोस्ट वांटेड है। इस ऑपरेशन के तहत दिनांक 6/3/25 को बब्बर खालसा इंटरनेशनल एवं ISI के मॉड्यूल का सक्रिय आतंकवादी लजर मसीह पुत्र कुलविंदर को कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया है। और लजर मसीह के बारे में बताया जा रहा है कि ये ISI के मॉड्यूल का सक्रिय सदस्य भी है और पाकिस्तान हैंडलर के जरिए कई ड्रोन के जरिए बड़े बड़े हथियार और गोला बारूद मंगवाता रहा है। खास तौर से ये बताया गया है कि बाबर खालसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जो जर्मनी मॉड्यूल है उसके टच पे ये लजर मसीह था। लजर मसीह के बारे में यही बताया गया है कि लजर मसीह लगातार रेकी कर रहा था महाकुंभ प्रयागराज, क्योंकि महाकुंभ प्रयागराज को बड़ी घटनाओं के लिए उसने चुना था। महाकुंभ प्रयागराज को घटना को अंजाम देने के बाद वो पुर्तगाल भागने की फिराक में था। हालांकि पुलिस महकमे और केंद्र सुरक्षा बल पहले से अलर्ट थे और उसको देखते हुए आज इसकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि डीजीपी की ओर से कहा है कि ये एक बड़ी सफलता है, क्योंकि इसके पीछे उसका कारण था आतंक की घटनाओं को अंजाम देना। क्योंकि इससे पहले पीलीभीत में मारे गए 3 आतंकियों को लेकर बाबर खालसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन के गुरवंत पन्नू ने पुलिस को धमकी दी थी। हालांकि इस धमकी के बाद से यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर था
हालांकि बड़ी सफलता के बाद तमाम तरह के पूछताछ किए जा रहे हैं और उसके नेटवर्क की तलाश भी की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शाहनवाज खान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। यमुना में अचानक अमोनिया की मात्रा बढ़ जाने से वाटर ट्रीटमेंट में परेशानी हो रही है। सरकार ने हालांकि भरोसा दिलाया है कि यमुना में अमोनिया का लेवल इतना ज़्यादा नहीं हुआ है कि लोगों को पीने के पानी का संकट हो, लेकिन आधिकारिक सूत्र ये बताते हैं कि यमुना में इस तरह अमोनिया का अभी जो पर ppm मात्रा होनी चाहिए वो करीब 8 के करीब है, जिसको ट्रीट करके लोगों को पिलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन परेशानी ये हो रही है कि 27 CETPs और STPs में से 15 बंद हैं और उसके लिए लोग पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दिल्ली वालों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली में पीने के पानी के लिए अपने पास न तो कोई संसाधन है और न कोई रिजर्वायर है। इसलिए मुख्य तौर पे हम पड़ोसी राज्यों से आने वाले पानी पर निर्भर करते हैं। लेकिन जब मूनक नहर के जरिए दिल्ली में पानी छोड़ा जाता है तो पीने लायक पानी होता है, लेकिन दिल्ली में आते आते अमोनिया की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि हर साल हर वक्त सरकार को उससे जूझना पड़ता है। ऐसे में लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने घर के ऐसी चीज़ जो घर में नहीं रख सकते हैं उसे यमुना में न फेंकें, और सीवर का अगर प्रवाह किसी भी तरीके से यमुना में करते हैं तो उसको ट्रीट करके करें, नहीं तो एक दिन प्रकृति नष्ट हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश राय के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से बसपा में घमासान मचा हुआ है। लगातार कई नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया गया और खुद जो मायावती के भतीजे हैं आकाश आनंद, उनको पहले कोऑर्डिनेटर पद से हटाया गया और उसके बाद पार्टी के सभी पदों से उनको हटा दिया गया और उसके बाद ही जो उनके पिता हैं आनंद कुमार, उनको भी जो है एक बड़ा झटका उनकी बहन मायावती की तरफ से दिया गया है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व सांसद उदित राज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आकाश आनंद को मैं कांग्रेस पार्टी में आने का न्योता देता हूं। अगर वे चाहेंगे तो मैं राहुल गांधी से पर्सनली बात करके उनकी मुलाकात उनसे करवा दूंगा। मैं न्योता देता हूं आकाश आनंद जी को कि कांग्रेस पार्टी में आए, और उन्हीं को नहीं, सारे जितने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, काशीराम जी के सपोर्टर हैं, अम्बेडकराइट हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी में आकर के संविधान आरक्षण की बचाने की लड़ाई लड़ें और जाति जनगणना की लड़ाई में सहयोग दें। क्योंकि अब जो काशीराम का जो अभियान था, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, वो बसपा के अंदर नहीं बची है और धीरे धीरे जो बसपा है उसका बीजेपीकरण होता जा रहा है और बसपा की जो नीतियां काशीराम ने जो बनाई थी उनसे अब बिल्कुल परे हो चुकी हैं। और कई गंभीर जो आरोप हैं उदित राज के द्वारा मायावती पर लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि CBI और ED का जो डर है वो मायावती को सताता है, क्योंकि कभी भी जो काशीराम का अभियान था, जो उनकी नीतियां थी, उसको फॉलो मायावती के द्वारा नहीं किया गया है। तो एक बड़ा बयान जो है कांग्रेस की तरफ से कहें, क्योंकि बतौर राष्ट्रीय प्रवक्ता पार्टी के अंदर उदित राज काम कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आकाश आनंद जो कि भतीजे हैं मायावती को, जिनको पार्टी के पदों से हटाया गया है, उनका स्वागत कांग्रेस पार्टी में हम लोग करने को तैयार हैं। और अगर वो राजी होते हैं तो अपने सैकड़ों कार्यकर्ता हैं उनके साथ वो पार्टी में शामिल हो, राहुल गांधी से उनको मुलाकात करवाएंगे और अगर वे पार्टी में आते हैं तो एक बड़ा जनाधार जो है, जो दलित समाज से जुड़ा हुआ है, दलित समाज का है, वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ेगा। कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुंबई में धारावी का दौरा किया। धारावी की अलग अलग गलियों में जाकर उन्होंने कारीगरों से बातचीत की, उनकी समस्याओं, उनकी चुनौतियों को जानने का प्रयास राहुल गांधी की तरफ से किया गया। चमड़ा उद्योग से जुड़े श्रमिकों से उन्होंने खास बातचीत की। इसके साथ ही साथ इस यात्रा का उद्देश्य चमड़ा उद्योग के कार्यबल को पेश आने वाली चुनौतियों को समझना था। जिन विनिर्माण इकाइयों का दौरा राहुल गांधी ने किया उनमें चमार स्टूडियो भी शामिल है, जिसे सुधीर राजभर ने स्थापित किया। धारावी दुनिया के सबसे बड़े चमड़ा केंद्रों में से एक है, जिसमें 20,000 से अधिक चमड़ा विनिर्माण इकाइयां हैं, जिनमें 1 लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। राहुल गांधी ने धारावी में चमड़ा उद्योग के श्रमिकों से खास बातचीत की और उनके मुद्दों को समझने की कोशिश की। उन्होंने वहां उद्यमियों से भी बातचीत की।
आपको बता दें कि राहुल गांधी आज मुंबई में ही रहने वाले हैं और कल वो सुबह अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे। लेकिन जिस तरीके से धारावी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है, राहुल गांधी खुद लगातार इसके पहले भी धारावी का दौरा कर चुके हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि जिन मुद्दों को लेकर वो राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कितना फायदा कांग्रेस को आने वाले भविष्य में मिलता है। कैमरामैन रोहन के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार सक्रिय हैं और उनका छापेमारी और चक निरीक्षण अभी भी जारी है। आज वो शालीमार क्षेत्र में पहुंची, जहां उन्होंने पानी की समस्या को लेकर के लोगों से बात की और साथ में विभाग के इंजीनियर्स को भी उन्होंने टाइट किया और बोला कि किसी भी सूरत में पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें, पिछली अगर हम गर्मी की बात करें तो मई और जून में पानी की समस्या इतनी ज़्यादा थी, जिसको लेकर के भाजपा ने उस समय की केजरीवाल सरकार पर बड़ा हमला बोला हुआ था। अब किसी भी तरह से भाजपा की ये रेखा गुप्ता सरकार ना घेरी जाए, इसको लेकर के अभी से मुस्तैदी चालू हो गई है। उसी के तहत रेखा गुप्ता शालीमार पहुंची हुई थी और उन्होंने वहां पर लोगों से बातचीत के साथ ही निराकरण के लिए सलाह भी ली। लोगों ने उन्हें अपनी सलाह दी कि ट्यूबवेल किस तरह से सक्रिय किए जाए, उनको फिर से रिबोर कैसे करा दिया है। अगर समय रहते रिबोर हो जाएगा तो मई जून में इतनी समस्याएं नहीं होंगी। आपको बता दें, इससे पहले रेखा गुप्ता जीटीबी अस्पताल भी पहुंची हुई थी और वो लगातार अलग अलग विभागों में औचक निरीक्षण कर रही हैं। उनकी ये सक्रियता उनको आम जनता के बीच में लोकप्रिय बना रही है और साथ ही इससे जो विभागीय अधिकारी हैं वो भी सजग हो रहे हैं। पानी की समस्या दिल्ली में कोई नई नहीं है, हर मई जून में पिछले कई वर्षों से लगातार समस्या होती है और उसके बाद फिर टैंकर माफिया हावी हो जाते हैं। टैंकर माफियाओं के यहाँ पर बोलबाला रहता है। इसको लेकर के भी केजरीवाल सरकार पर बड़े हमले हुए थे, भाजपा ने ही हमले किए हुए थे। इन सबसे सजग होकर के अब रेखा गुप्ता सरकार पूरी तरह से चौकन्नी है और अपनी सक्रियता उसने बढ़ा दी है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसको लेकर के रेखा गुप्ता और उनके जो विभाग हैं वह भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। 16वें वित्त आयोग के भोपाल दौरे के दौरान आज मध्य प्रदेश सरकार की वित्त आयोग के साथ एक बैठक हुई। इस बैठक में मध्य प्रदेश ने अपना प्रेजेंटेशन दिया और 16वें वित्त आयोग को बताया कि किस तरह से मध्य प्रदेश आगामी कार्य योजना को लेकर चल रहा है और भावी वित्तीय आवश्यकताओं की उनको जानकारी दी। वित्त आयोग के सामने मध्य प्रदेश ने बताया कि किस तरह से 15 सालों में मध्य प्रदेश ने कृषि और अन्य सेक्टर में आगे बढ़े हैं और अब आगे की भविष्य की क्या कार्य योजनाएँ और विकसित मध्य प्रदेश को बनाने के लिए जो आगामी कार्य योजना बनाई गई है वो 2047 तक की बनाई गई है और उसके लिए किस तरह से उनको वित्तीय संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी और कृषि के साथ साथ अब मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्रांति की भी शुरुआत होने जा रही हो, जिसको लेकर मध्य प्रदेश ने हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थी। यानी कहीं ना कहीं अब उद्योगों की तरफ भी मध्य प्रदेश बढ़ रहा है। इसकी जानकारी 16वें वित्त आयोग की दी। वित्त आयोग के सामने मध्य प्रदेश ने अपने आर्थिक विकास को लेकर तमाम आवश्यकताओं को भी बताया। मध्य प्रदेश सरकार ने सुझाव दिया है कि जो सरचार्ज है और शेष है उसमें भी राज्यों को हिस्सा मिलना चाहिए। इसके अलावा जो एरिया है और आबादी है उसके अनुसार भी राज्यों को देखना चाहिए। तो तमाम सारे सुझाव मध्य प्रदेश की तरफ से रखे गए हैं और मध्य प्रदेश चाहता है कि केंद्र से ज़्यादा फंड मिले। इसके लिए उन्होंने 16वें वित्त आयोग के सामने अपना पूरा रोड मैप रखा है। देखना यह है कि अब इस रोड मैप के बाद मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार से कितना बजट मिलता है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने यह आदेश तब दिया जब उदयनिधि स्टालिन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ बिहार में एक और नई एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसके बाद कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए
जवाब मांगा और यह आदेश जारी किया है। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट से उदयनिधि स्टालिन को जो राहत पहले दी गई है वह राहत अगले आदेश तक बरकरार रहेगा। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर जिस तरीके का बयान दिया है, अगर वहीं किसी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री दिया होता तो फिर वहां का माहौल किस तरीके से देखने को मिलता। जिस पर कोर्ट ने कहा कि हम मेरिट के आधार पर नहीं जा रहे हैं, हमें यह तय करना है कि उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ अलग अलग राज्यों में दर्ज सभी एफआईआर को एक जगह ट्रांसफर किया जाए या नहीं। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का क्या कुछ जवाब दिया जाता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई के बाद क्या आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ गोपाल कृष्ण। इंदौर के नजदीक महू के बड़गोंदा में 7.5 माह पूर्व एक 3.5 वर्ष की बच्ची के साथ एक युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। महू की अदालत ने फास्ट ट्रैक में सुनवाई करते हुए 7.5 माह में सुनवाई पूरी की और आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 12,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने राज्य सरकार को 2 लाख रुपए बच्ची के परिजनों को देने का कहा है, जिससे कि उसका भरण पोषण अच्छे से किया जा सके। 2024 में पुलिस थाना बड़गोंदा में एक 3.5 साल की बच्ची द्वारा उसके पेरेंट्स के द्वारा बताया गया था कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और इसको चिन्हित प्रकरण के तहत पुलिस ने इसमें अच्छी इन्वेस्टिगेशन की है और इसमें आजीवन कारावास की सज़ा जो है परसों दी गई है। देश में जब भी बच्चियों के प्रति कोई उत्पीड़न का मामला आता है तो मांग उठाई जाती है कि मामला फास्ट ट्रैक में चलाया जाए और अपराधी को जल्दी जल्दी सजा सुनाई जाए, लेकिन ऐसा हर जगह होता नहीं है। लेकिन छोटे से गांव की अदालत ने जो नजीर पेश की है वो देश में सारी अदालतों को उसका अनुसरण करना चाहिए, जिससे कि महिलाओं एवं बच्चियों पर अत्याचारों पर लगाम लगाई जा सके। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर।